किशनपुर गांव में एक गरीब हीरालाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता और रोज गांव-गांव घूमकर आम बेचता और उसी से अपना गुजारा करता। माया, कहाँ हो? जल्दी से कुछ खाने को दो, फिर बाजार भी तो जाना है। हाँ, अभी लाई। पापा, मेरे स्कूल की फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं जमा की तो स्कूल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। हीरालाल रोज गांव-गांव आम बेचने जाता, पर शाम तक उसके सिर्फ थोड़े आम ही बिक पाते। चलो, थोड़े से तो आम बिके, अब इससे राहुल की स्कूल की फीस तो जमा ही हो जाएगी। हीरालाल अपने घर जाता है और माया से कहता है, माया, ये लो, कुछ रुपए हैं, आज थोड़े से ही आम बिके हैं, इससे राहुल की स्कूल की फीस जमा हो जाएगी। लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ कि आप कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? इससे तो बस कुछ ही पैसे मिलते हैं, दूसरा काम करोगे तो शायद कुछ ज्यादा पैसे ही मिले। लेकिन माया, तुम्हें तो पता है ना कि हम कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा काम करने के लिए पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई दूसरा काम शुरू कर सकें। हीरालाल दूसरे दिन ज्यादा आम लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ ही आम बिकते हैं, तो हीरालाल सोचता है, क्यों ना मैं कुछ आमों को बाजार में भी बेचने जाऊं, शायद बाजार में ही ज्यादा आम बिकें। यह सोचकर हीरालाल बाजार में भी आम बेचने जाता है। बाजार में काफी देर तक बैठने के बाद हीरालाल सोचता है, हे भगवान, थोड़े से तो आम बिकवा दे, कम से कम मेरे घर का गुजारा तो अच्छे से हो जाए। तभी एक औरत और उसकी बेटी बहुत भूखी होती है। वह लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ बेटा, थोड़ा रुको, मैं कुछ लाती हूँ। यह सब हीरालाल सुन लेता है और लड़की से कहता है, तुम्हें बहुत भूख लगी है, ये लो, तुम मेरे आम खा लो और अपनी माँ को भी दे दो। आप दोनों लोग ये आम खा लो, इससे कुछ तो भूख मिट जाएगी। तभी वहीं खड़े एक सन्यासी साधु यह सब देख रहे होते हैं और वह हीरालाल के पास जाते हैं। बेटा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने भूखे को कुछ खाने को दिया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक सुंदर पौधा है, इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और यह जब बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो मुसीबत के समय यह पेड़ तुम्हारा साथ देगा। धन्यवाद साधु बाबा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और हीरालाल भी आम बेचने लगता है। शाम को हीरालाल घर आकर वह पौधा अपने घर के आंगन में लगा देता है। माया, तुम्हें पता है, आज जब मैं आम बेच रहा था तो एक साधु बाबा आए और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे यह पौधा दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। यह पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो हमारी सारी मुसीबतों में काम आएगा। अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं, सुबह काम करने भी तो जाना है। अब हीरालाल हर दिन आम बेचने जाता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और हीरालाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब हीरालाल चल भी नहीं पाता है और पैसों की तंगी की वजह से हीरालाल की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद अब हीरालाल का बेटा बड़ा हो जाता है। बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ, क्या करूँ, थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से घर का खर्च चल रहा था और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। बेटा, अब तो लगता है कि इस पेड़ को काट कर इसमें की कुछ लकड़ियाँ बाजार में बेचना पड़ेगा। वैसे ही इस पेड़ में फल तो आते नहीं हैं। बेटा, तुम्हारे पिता ने सही कहा था कि यह पेड़ मुसीबत के वक्त काम आएगा और वही हुआ। बेटा, तू इसे काट ले और कुछ लकड़ियाँ बाजार जाकर बेच दे। ठीक है माँ। राहुल पेड़ को काटने के लिए जाता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, रुको, मुझे मत काटो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। राहुल और उसकी माँ यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं।
माँ, यह पेड़ बोलता भी है। पता नहीं बेटा, मुझे तो आज ही पता चला है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ, मुझे मत काटो। ठीक है, हम तुम्हें नहीं काटेंगे, लेकिन अगर तुम एक जादुई पेड़ हो तो इतने दिनों तक हमें फल क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे कभी फल मांगे ही नहीं। अगर मुझसे फल मांगोगे तभी मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ। तुम जितने चाहो मैं तुम्हें उतने फल दे सकता हूँ और तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच सकते हो। यह सब सुनकर राहुल और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल उस पेड़ से फल मांगता है और पेड़ राहुल को ढेर सारे आम देता है। अब राहुल रोज बाजार आम बेचने जाता और धीरे धीरे उसके हालात बहुत सुधर जाते हैं। राहुल और उसकी माँ दोनों खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। मदनपुर गांव में बलराम नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। बलराम की बीवी मनोरमा का 1 साल पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो चुका था, जिसके बाद से उसकी बेटी मोहिनी ही घर का सारा काम करती। बलराम गांव के जमींदार सेठ हरि शंकर के घर पर काम किया करता। बलराम, जल्दी से जाकर मेरी गाड़ी धो ले, मुझे एक जगह मीटिंग के लिए जाना है, जरूरी काम से। ठीक है सेठ जी, मैं अभी धो देता हूँ। ठीक से धोना, गाड़ी चमकनी चाहिए। जी सेठ जी। हरिशंकर का स्वभाव बहुत कठोर होता है। बलराम हरिशंकर की महंगी गाड़ी को धो देता है, लेकिन उस पर थोड़ी सी धूल रह जाती है, जिसके लिए हरिशंकर बलराम को सुनाता है। अरे ओ गधे, दिख नहीं रहा क्या? ये तूने किस तरह से साफ की है गाड़ी? ये धूल तो रह ही गई वैसी की वैसी ही। बेवकूफ घनचक्कर आदमी, चल भाग यहाँ से और जाकर अंदर का काम संभाल। माफ कीजिए सेठ जी। बलराम की बेटी मोहिनी कभी कभार हरिशंकर की हवेली में अपने पापा के पास आया जाया करती। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? हरिशंकर अपने काम में व्यस्त रहता है और मोहिनी को कोई जवाब नहीं देता। हरिशंकर की बेटी रूही मोहिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आ गई ये आफत। अरे, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? यही सब सिखाया है क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने? जब देखो तब अपना मुंह उठाकर चली आती हो, बेशरम कहीं की। ऐसा मत कहो रूही, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मैं घर में अकेली ही होती हूँ पापा के काम पर जाने के बाद, इसीलिए आ जाती हूँ यहाँ पर कभी कभार। लेकिन अगर तुम्हें मेरे यहाँ आने से ऐतराज है तो मैं यहाँ पर नहीं आया करूँगी। नहीं मोहिनी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रूही तो ऐसी ही है। तुम्हें तो पता है ना रूही, तुम्हारे कमरे में बहुत धूल जम गई है ना, तो फिर उसकी सफाई भी तो करनी है। अरे हाँ मोहिनी, जाओ जाकर मेरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई करो और फिर मेरे सिर की मालिश भी कर देना, ठीक है? ठीक है रूही। हरिशंकर और रुचि बेचारी मोहिनी से काम करवाते हैं और मोहिनी जाकर रूही के कमरे की साफ सफाई शुरू करती है। बलराम ये सब देख लेता है और उसे अपनी बेटी को इस तरह साफ सफाई करते देख बहुत बुरा लगता है। मोहिनी बेटा, तू ये क्या कर रही है? छोड़ इस झाड़ू को। अरे बेटा, तुझे मैं यहाँ साफ सफाई करने नहीं बुलाता तो फिर तू ये सब क्यों कर रही है? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं अपनी बेटी से काम कराऊं। पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये काम मुझे रुचि और सेठ जी ने करने को कहा है। क्या? तभी वहाँ पर हरिशंकर और रुचि आ जाते हैं। हुई कि नहीं साफ सफाई मैडम, या और 6 जन्म लगाओगी तुम? हाँ, कर रही हूँ। और हाँ, मुझे रूही नहीं, रूही मालकिन कहकर पुकारा करो, समझी तुम? ठीक है रूही मालकिन। सेठ जी, मेरे तक तो सही था, लेकिन मेरी बेटी से क्यों काम करवा रहे हो आप? वो बेचारी घर पर ही सारा काम अकेली ही करती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे ओ बुड़बक, तूने क्या मुझे पागल समझा है क्या? मेरा घर कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है कि जब चाहे कोई भी टहलने या टाइम पास करने आ जाए। तेरी बेटी यहाँ पर सिर्फ आराम फरमाने नहीं आएगी,
एक नौकर की बेटी भी नौकर ही होगी, और अगर उसे इस घर में आने की अनुमति मिलती है तो उसे भी तेरी तरह नौकरों वाला काम करना होगा, वरना मैं उसे मेरे घर में आने नहीं दिया करूँगा। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो अभी बच्ची है, अकेली रहती है घर पर, इसलिए मैं उसे यहाँ पर बुलाता हूँ ताकि वो मेरी निगरानी में सुरक्षित रह सके। अगर तुझे अपनी बेटी की इतनी ही चिंता पड़ी है तो तू छोड़ दे नौकरी, और भी कई सारे लोग पड़े हैं मेरी हवेली में काम करने के लिए। तेरे चले जाने से मेरी हवेली में भूचाल नहीं आ जाएगा। बलराम अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो कुछ दिन तक मोहिनी को घर पर ही रुकने को कहता है ताकि वो हवेली में न आए और उसे वहाँ पर नौकरों जैसे काम न करना पड़े। मोहिनी बिटिया, तुम यहीं पर रहो, दरवाजा खोलने से पहले देख लेना कि कौन है, ठीक है? अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। जी पापा, चिंता मत कीजिए, अब मोहिनी आपकी शेरनी बेटी है। हाँ, वो तो तू है मेरी बेटी। बलराम काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में 2 चोर आ जाते हैं और मोहिनी को डराते हुए सारा पैसा चुरा लेते हैं। रुको, ऐसा मत करो, मेरे पापा के पैसे हैं वो। उन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके कमाया है वो पैसे। भगवान के लिए उन्हें मत चुराओ। रुक जाओ, चोर चोर, कोई है, देखो चोर। अरे चुप कर जा बेवकूफ लड़की, वरना अभी तुझे यहीं बंद कर देंगे। चोर सारे पैसे चुरा कर ले जाता है। इस हादसे के बाद बलराम पूरी तरह डर जाता है और वो मोहिनी को अब फिर से अपने साथ हवेली में ले जाने लगता है। फिर एक दिन जब रूही का जन्मदिन होता है, तभी उसके सारे अमीर दोस्त वहाँ पर पार्टी में आते हैं। तभी मोहिनी भी वहाँ पर जाती है। जन्मदिन मुबारक हो रूही मालकिन, तुम यहाँ पर, तुम्हें मेरी पार्टी में किसने आने दिया? रूही, ये तेरे घर की नौकरानी के कपड़े तो देख, कितने फटे पुराने हैं। ऊपर से इसके पास किसी तेल की गंदी बदबू आ रही है। छी, ये तो एकदम जोकर जैसे लग रही है। सही कहा दोस्तों तुमने। क्या करेगी बेचारी, गरीब जो ठहरी। मोहिनी को रूही और रूही के दोस्तों द्वारा किए गए अपमान को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? गरीब हूँ इसलिए वो सब मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। मोहिनी रो ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक जाल में फंसे हुए हिरन पर जाती है। वो हिरन रो रहा होता है। मोहिनी उस हिरन को उस जाल से बाहर निकालती है और तभी वो हिरन एक साधु में बदल जाता है। ये क्या, अभी तो आप एक हिरन थे और अब एक साधु में कैसे बदल गए? क्योंकि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ। मैंने 10 वर्ष तक तपस्या करके जादुई लोक से जादुई शक्तियाँ प्राप्त की हैं और मुझसे जलने वाले एक जादूगर ने मुझे हिरन बनाकर जाल में फंसा लिया। धन्यवाद बेटा, मेरी जान बचाने के लिए और मुझे उस जाल से आजाद करने के लिए, वरना मैं उस जाल में कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता और यूं ही एक हिरन बनकर तड़पता रह जाता। कोई बात नहीं साधु जी, मेरी माँ कहती थी कि इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेटी। वैसे तुम भी यहाँ रोते रोते आई हो, क्या हुआ है बेटी? तुम मुझे अपनी पीड़ा बता सकती हो। तभी मोहिनी साधु को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद साधु अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। ये लहंगा तुम्हारे लिए ही है बेटी। ये एक जादुई लहंगा है। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सच? साधु महाराज, आप सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बेटी, चाहो तो आजमा कर देख लो।
मोहिनी जादुई लहंगे से एक बड़ा सा घर मांगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा घर प्रकट होता है और इस तरह वो उस जादुई लहंगे के जरिए धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है और बलराम भी हरिशंकर की नौकरी छोड़ देता है और मोहिनी उस लहंगे में बेहद सुंदर दिखती है और फिर दोनों बाप बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।